So welcome back. We are done with the module of statistics, and today we'll be starting with mathematics. Now today we'll understand what are the different topics that are included in your syllabus and what will be our modus operandi while taking up this mathematics portion. चलिए जी, बिफोर स्टार्टिंग लेट्स अंडरस्टैंड कि हमारे पास जो सिलेबस है वो क्या चीज़ है, इसमें क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें डिस्कस करनी होंगी जो आपके सिलेबस में है. नाउ विल स्टडी दिस मैथमेटिक्स कीपिंग इन व्यू द नॉन मैथ बैकग्राउंड स्टूडेंट्स. ठीक है, ऑल्दो कोई खास डिफरेंस नहीं मिलेगा यहाँ पर मैथ एंड नॉन मैथ बैकग्राउंड स्टूडेंट्स में, बट स्टिल we'll give more concentration to these students because कुछ चीज़ें हैं, you will face the difficulty. The reason for facing your difficulty is you don't know the language of mathematics. If we start with the language of mathematics, if I make you understand the language of mathematics, we'll see no difference between between math and non-math students. Done? So main thing is the language of mathematics, and I'll make you understand what is this language of mathematics. ठीक है जी, चलिए जी. अगर हम पहले सिलेबस डिस्कशन करें तो हमारे पास सिलेबस में अराउंड 10 से 11 टॉपिक्स हैं. ठीक है, जो पहला टॉपिक आपके पास सिलेबस में है दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. हमारा एनालॉजी यहां पर डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू जो हमारा स्टैटिस्टिक्स में था, बिकॉज आपने देखा होगा जो हमारा स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस था, हमने जब स्टार्ट किया था वो एग्जैक्टली स्टार्टेड फ्रॉम चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड एंडेड एट द लास्ट चैप्टर. लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका जो सिलेबस दिया गया है वी कैन नॉट फॉलो दैट एनालॉजी. हम उस तरीके से नहीं चल पाएंगे बिकॉज क्या है, इसमें जो सिलेबस जो दिया गया है वो एग्जैक्टली नहीं दिया गया है जो जिस तरीके से हमें पढ़ना चाहिए. बस लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट. द फर्स्ट टॉपिक इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. नंबर सेकेंड इज लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स. अगेन ए वेरी सिंपल टॉपिक जो आपने ऑलरेडी 10th से पहले पढ़ा होगा. लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स. Number third is permutations and combination. Permutation and combination. And they have kept an offset of this chapter as a binomial theorem. Done? The next chapter we are having is limits and derivatives. ये हमारे पास और एक चैप्टर है. We'll understand what is limits, what is derivatives, and what is the questions that can be asked. All of the chapters will be dealt keeping in view of the recent change of the pattern in your JKSSB syllabus. Okay, in your JKSSB exam, sorry. The next fifth one is theory of sets. Then you are having relations and functions. Then you are having probability. अब यहाँ का प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स में भी हमारा एक प्रोबेबिलिटी था जो हमने वहाँ पर डिस्कस नहीं किया था. ठीक है, बिकॉज ऑल्दो सेम नहीं है, यहाँ का प्रोबेबिलिटी अलग है और वहाँ का प्रोबेबिलिटी अलग है. दैट इज थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी. दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. ऑल्दो कंसेप्चुअल लिंकेज है थोड़ा सा. दैट इज वाई विल टेक अप दिस चैप्टर ओवर हेयर इन मैथमेटिक्स. ठीक है जी. द नेक्स्ट वन इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स. मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स. Number next is your vector coordinate geometry. And the last chapter is vectors. So these are the 10 topics that are included in your syllabus. Rather 10 or 11, you can say 10 topics जो आपके syllabus में दिए गए हैं. अब देख लीजिए, अगर हम इन चैप्टर्स की बात करें, अगर हम यहाँ पर देखें, इसमें से कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं विच आर बेस्ड ऑन कोर मैथमेटिक्स और कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिन्हें हम एप्टीट्यूड या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हैं. एंड इट इज बेटर कि उन चैप्टर्स को हम एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से ही करें. फॉर एग्जांपल, आपका पहला जो टॉपिक है दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इसको हम एप्टीट्यूड से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, विल सॉल्व इट बाय यूजिंग ट्रिक्स, और करना भी है, अदरवाइज ये चैप्टर जो है बहुत बड़ा लगेगा आपको. इसको हम विद हेल्प ऑफ ट्रिक्स अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, किस तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, किस तरीके से रिलेशन बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. दीज 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट ऑफ क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड इन दिस SI एंड CI. ठीक है. अनदर वन फ्रॉम योर एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू विल बी दिस प्रोबेबिलिटी. हाफ ऑफ द चैप्टर दैट इज जो हमारा मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है दैट विल अगेन बी अ पार्ट ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. Similarly, this one, permutations and combinations, again we'll take this from aptitude point of view.
अब इन 3 चैप्टर्स को मैंने बाकी चैप्टर से अलग क्यों किया? बिकॉज बाकी जो आपके चैप्टर्स है दे आर फ्रॉम कोर मैथमेटिक्स, दे इंक्लूड द कोर मैथमेटिक्स थिंग्स। बाकी ये जो है, ये वाले जो चैप्टर्स है, इनको हम विदाउट हैविंग ए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैथमेटिक्स भी सॉल्व कर सकते हैं। See, the difference between mathematics and aptitude is that mathematics uses a language of mathematics, a specific language, but उस language को हम ignore कर सकते हैं while we are discussing aptitude. अब ये आपको भी हाँ समझ नहीं आएगा what do you mean by aptitude, sorry, what do you mean by the language of mathematics? In due course of time you will understand कि मैंने इन दोनों चीज़ों को अलग अलग क्यों रखा है। समझ आ गया? Now see, अब हमारे पास बच रहा है linear equation with 2 variables. Next is limits and derivatives, sets, relations, functions, matrices and determinants, coordinate geometry and vectors. So what we'll do, we'll take one topic from this mathematics subject and one from this aptitude. For example, if we'll start with sets, after sets we can go with one topic of this aptitude, then again to mathematics, then again to one topic of aptitude. अब देख लीजिए डिफरेंस क्या रहेगा आपका मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड वाले चैप्टर्स में। आपका जो मैथमेटिक्स वाला टॉपिक है, मैथमेटिक्स वाले टॉपिक्स है, दे आर गोइंग टू यूज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। Now see this word. This word becomes very important, and if you understand this word, I bet that there will be no difference between mathematics and non-mathematics background students. Now what is this language of mathematics? देख लीजिए होता क्या है। The moment you cross your class 10th, आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि अब आप आगे कौन से सब्जेक्ट जो है जो पढ़ना चाहते हैं, yes or no? उसी में अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं which choose math as one of their subjects. They choose math as one of the subjects. जो ही ये मैथ चूज करेंगे तो क्या होता है, जो ही ये मैथ स्टार्ट करेंगे, they usually start with a chapter called as sets. Now it has been strategically placed over there. ये ऐसा नहीं है कि आपके सिलेबस की तरह पहले कुछ और लगा दिया बाद में कुछ और लगा दिया, no. While framing the textbook, जो आपका चैप्टर पहले दिया गया है, that has been strategically placed. And what is the reason or what is the rationale behind इस सेट्स को पहले क्यों रखा गया है? Why? Because this tells you what is the language of mathematics. This gives you an idea of language of mathematics. इसमें आपको पता चलेगा कि जो चीजें आप डायरेक्टली कह सकते हो उसको हम मैथमेटिक्स में क्या करते हैं, मैथमेटिक्स को अपनी एक लैंग्वेज होती है जिसमें हम इसको ट्रांसफर करते हैं, और बाकी चैप्टर्स में भी हम उसी तरीके से पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू से, लेट मी सपोज फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ स्टूडेंट कॉल्ड एज आदिल। ठीक, नाउ आदिल इज अ स्टूडेंट ऑफ माय क्लास। ठीक है जी, आदिल मेरी क्लास का एक स्टूडेंट है। अब मैथमेटिक्स में अगर मुझे नॉर्मली लिखना है, मैं कहूंगा आदिल बिलोंग्स टू, एंड लेट मी सपोज दिस इज दिस क्लास विल बी कॉल्ड एज क्लास एक्स, आई विल कॉल इट एज क्लास 10th। आदिल बिलोंग्स टू क्लास 10th। ठीक है जी, नाउ दिस इज नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज जो मैं डिस्कस कर रहा हूं कि आदिल जो है वो कहां पे बिलोंग कर रहा है, क्लास 10th में। बट अगर मैथमेटिक्स वाले को आप ये चीज देंगे, ही विल ट्रांसफर इट इनटू हिज ओन लैंग्वेज एंड ही विल से आदिल बिलोंग्स टू एक्स। जो ही आप ये चीज देखते हैं आपको लगता है कि भाई ये कुछ अजीब सा चीज है, बट अगर आपको ये चीज पता होता कि दिस इज नथिंग बट दिस इज बिलोंग्स टू, ये वाला जो साइन है, ये जो एप्सिलॉन का साइन है, इसका कुछ मतलब नहीं है, इसका मतलब है बिलोंग्स टू। सो इट मींस आदिल बिलोंग्स टू दिस एक्स। और अगर मुझे कहना है, लेट मी सपोज सदफ डज नॉट बिलोंग टू माई क्लास, और सदफ डज नॉट बिलोंग टू एक्स, सदफ जो है वो एक्स क्लास में नहीं है, सो आई कुड हैव सिंपली रिटन सदफ डज नॉट बिलोंग टू एक्स। दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। अगर आपको ये चीज जो है हर किसी चैप्टर में समझ आएगा कि किस तरीके से मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है, आपको सिंपल लगेगा कि आप जो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं दैट इज नथिंग बट अ सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज। नॉर्मल क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं कि आदिल इस क्लास में है, सदफ इस क्लास में है, बताइए दोनों कहां पे होंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट मेक्स मैथमेटिक्स डिफिकल्ट अपेरेंटली फॉर यू इज दिस थिंग। ये चीजें जो है, फॉर एग्जाम्पल आई राइट एफ एक्स टू वाई, आप कह रहे हो कुछ तो है इसमें, बट अगर आपको इसके पीछे का मतलब समझ आ जाए, बात समझ रहे कि नहीं, तो थिंग्स विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। अब मैथमेटिक्स आपको मुश्किल क्यों लग रहा है, इज जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। आई विल से एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1 बाई n स्क्वायर n। अब देख लीजिए, जो ही मैंने ये चीज लिखी तो आप कह रहे हो कि ये तो मेरे से तो नहीं हो पाएगा।
Why? Because you don't know what is the meaning of each and every term. So the moment you will understand कि हर किसी term का क्या मतलब है, तो things become very 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 simple for you. So हमारे पास हमारा तरीका क्या होगा, जब हम कोई भी चैप्टर डिस्कस करेंगे, उस चैप्टर की हम पहले लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. एंड 1, 2, 3 इन चैप्टर्स में वो ज्यादातर आपको लैंग्वेज नहीं मिलेगी. चाहे आप सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात करें, या आप प्रोबेबिलिटी की बात करें, यहां पर आपको वो लैंग्वेज नहीं मिलेगी. दैट्स व्हाई आई कैटेगराइज देम इनटू अ सेपरेट यूनिट. और बाकी जितने भी चैप्टर्स आपके पास है, ठीक है, चाहे आपके पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में है, बाइनोमियल थ्योरम है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स है, you'll see something called as d by dx. आप पहले पता होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ d by dx. अगेन ए लैंग्वेज, अगेन मैथमेटिक्स का अपना एक तरीका है, उसको ज्यादा चीजें खींचने की आदत नहीं है. वो कट शॉर्ट करेगा, एक बड़ी सी लाइन को एक छोटे से वर्ड में ट्रांसफर करेगा. दैट इज दिस लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स. सिमिलरली आपके पास सेट्स है, अपनी एक लैंग्वेज होगी. सिमिलरली रिलेशंस एंड फंक्शंस, अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी मच रिलेटेड टू दिस टॉपिक ऑफ सेट्स, अपनी एक लैंग्वेज है. विल बी रिटन, जो मैंने अभी लिखा है, f(x to y) या f(a to b) या a, b. Now, as of now, I don't know these things. अभी हमें ये सारी चीजें नहीं पता. Why? Because we are not understanding the language of mathematics. So, while we are discussing these topics, जिनको मैंने सर्कल नहीं किया हुआ है, उसमें हमारी दो चीजें रहेंगी. Number first thing, we'll understand the language of the chapter. कि इसमें क्या क्या लैंग्वेज होगी, उसकी inherent understanding. Number second, we'll understand the concepts of the chapter, concepts related to the chapter. कि अगर आपके पास concepts है तो वो है क्या. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू द चैप्टर ऑफ फंक्शंस, अब आपको फंक्शन सुनने में काफी अजीब लगेगा, आप बोलोगे पता नहीं क्या चैप्टर होगा. फंक्शंस इज नथिंग बट, आई कैन से फंक्शंस इज अ मशीन. फंक्शंस इज अ मशीन दैट चेंजेस वन थिंग इनटू द अनदर थिंग. बस. आपने देखा कभी जूसर देखा जिंदगी में? जूसर होता है ना. व्हाट इज द वर्क ऑफ जूसर? जूसर क्या करेगा? इट्स अ मशीन. इट विल चेंज, लेट मी सपोज आपने यहां से ऑरेंज दिया एज इनपुट, इट विल चेंज दिस इनटू ऑरेंज जूस. Yes or no? This is called as, this machine is called as function. इसी को फंक्शन कहते हैं. बात समझ आ रही कि नहीं? थोड़ा टेक्निकलिटी के साथ जब हम पढ़ेंगे, आप देखेंगे ये सारे चैप्टर्स जो है बहुत ज्यादा सिंपल है. बट प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में है और आपके कंसेप्चुअल बैकिंग को अंडरस्टैंड करने में. यहां तक क्लियर हो गया? सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज आवर सेट्स. सो विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज सेट्स. चलिए, whether you say theory of sets or you say sets, एक ही बात है. चलिए जी. Now what do you mean by sets? अब किसी को कहना है कि भाई सेट्स क्या चीज है. हम कहते हैं कि सेट्स जो है, it is nothing but it is a collection. The moment I write collection, it means it's a group, ठीक है, of well defined objects. चाहे आप ऑब्जेक्ट्स कहें, चाहे आप एलिमेंट्स कहें, या जो आपकी मर्जी है, बट यू कैन से इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स. आप देख लीजिए सेट्स है क्या. द मोमेंट आई रोट कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. नाउ व्हाट इज दिस वेल डिफाइंड? अब इसी वेल डिफाइंड के बेस पे आपका पहला क्वेश्चन जो है वो बन सकता है. देख लीजिए, द मोमेंट आई राइट सेट्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. बाय वेल डिफाइंड आई मीन कि जब भी आप इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करो, वो सबके लिए सेम ही होने चाहिए. इट शुड बी वेल डिफाइंड फॉर ईच एंड एवरी पर्सन. इट शुड नॉट बी इल डिफाइंड. देयर आर टू थिंग्स, वेल डिफाइंड एंड इल डिफाइंड. नाउ सी द डिफरेंस. अगर मैं आपसे कहूं, कैन यू टेल मी द टॉप 5 एक्टर्स इन द वर्ल्ड, या टॉप 5 एक्टर्स इन इंडिया, आपको क्या लगता है 5 बड़े एक्टर्स, सबसे अच्छे एक्टर्स कौन हैं? या व्हाट आर द टॉप 5 क्रिकेटर्स इन इंडिया? मुझे बताइए कौन से क्रिकेटर्स जो है वो इंडिया में सबसे ज्यादा अच्छे हैं. टोटल 5 का नाम बताइए. क्या आपको लगता है हर कोई आदमी मुझे सेम 5 लोगों के नाम बोलेगा? नहीं. या आई से व्हिच इज द बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया? कोई कहेगा सर बेस्ट क्रिकेटर इन इंडिया इज रोहित शर्मा फॉर एग्जाम्पल. कोई कहेगा नहीं सर इट इज विराट कोहली. कोई कहेगा नहीं सर इट इज सूर्य कुमार यादव. सो आंसर्स आई एम गेटिंग इज different. This type of question is called as ill-defined. This is called as what? Ill-defined. जहां पर answers अलग-अलग आएंगे. That's called as ill-defined. But if I ask you, can you tell me which are the last 2 PMs of India?
यहां पर जो आंसर है वो सबका सेम ही होगा. सो दिस इज कॉल्ड एज वेल डिफाइंड. दिस इज कॉल्ड एज वेल डिफाइंड. समझ आ गया? सो दैट मीन्स कैन आई पुट इट दिस वे कि अगर मैं लोगों से पूछूं कि व्हाट इज दैट क्वेश्चन, इफ आई एम गेटिंग सेम आंसर्स, अगर मुझे सबसे सेम ही आंसर मिल रहा है, देन इट इज कॉल्ड एज वेल डिफाइंड. देन इट इज वेल डिफाइंड. लेकिन अगर उस क्वेश्चन के अलग अलग आंसर्स होंगे, उसका डिफरेंट आंसर होगा, हर किसी के अपने अपने सोच पे डिपेंड करेगा, अपनी अपनी लाइकिंग, अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग पे समझ आएगा. सो दैट इज कॉल्ड एज इल डिफाइंड. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इल डिफाइंड. बट व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट सेट्स, जब मैं सेट्स की बात कर रहा हूं, मैंने कहा सेट्स क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स. दैट मीन्स इसमें ये वाला चीज नहीं आएगा, इसमें वो वाली चीजें आएंगी जिनका आंसर क्या होगा? सेम होगा सबके लिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू, कैन यू टेल मी 5 numbers? 5 numbers. Is it well defined or ill defined? It's ill defined. कोई बोलेगा 1 2 3 4 5, कोई बोलेगा 5 6 7 8 9. तो ये जो 5, if I ask you, can you collect 5 numbers for me? A collection of 5 different numbers. If I say collection, see, sets was a collection. If I say collection of 5 numbers, will it be called as a set in mathematics? No. Why? Because this collection of this thing is not same for everyone. ये सबके लिए अलग अलग है. So that means this is ill defined. So it will not categorize to be called as a set. तो इसको sets नहीं कह सकते. अच्छा, मुझे बताइए, फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स, ये सबके लिए सेम ही रहेगा. फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर्स आर 1 2 3 एंड 4. सो द कलेक्शन ऑफ दीज 4 नेचुरल नंबर्स विल बी कॉल्ड एज अ सेट. इसको आप सेट कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. समझ आ गया? टॉप 2 richest persons in the world as per Forbes, for example. Now, मैंने कहा 2 टॉप रिचेस्ट पर्सन के नाम बताइए, तो सबके लिए सेम ही रहेगा. जो ये रिपोर्ट जनरेट करेगा उसी हिसाब से टॉप 2 रिचेस्ट पर्सन आएंगे. अगेन दिस विल बी कॉल्ड एज अ सेट. समझ आ गया? ओके. 11 बेस्ट क्रिकेटर्स in the world, will it be called as a set? No, इसको हम सेट नहीं कह सकते. तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका इसी पे आ जाएगा. आपको चीजें दी जाएंगी और कहा जाएगा कि बताइए, will this be called as a set? will this be called as a set or not? समझ आ गया? तो इसके पीछे आप क्या लॉजिक यूज करेंगे? अगर ये वेल डिफाइंड है, अगर सबके लिए आंसर सेम ही रहेगा, then it be called as a set. अगर अलग लोगों के लिए अलग अलग आंसर्स है, तो आप कहेंगे दिस विल नॉट कैटेगराइज टू बी कॉल्ड एज अ सेट. दैट कलेक्शन विल नॉट बी कॉल्ड एज सेट्स. यहां तक क्लियर हो गया? समझ आ गया व्हाट इज सेट? सो सेट इज सिंपली बट इट इज अ कलेक्शन ऑफ, व्हाट इज द वर्ड? वेल डिफाइंड. वी कैन नॉट से कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स. नो, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स जो हर किसी आदमी के लिए सेम ही रहेगा. पहला पॉइंट क्लियर. पॉइंट नंबर 2. अब चूंकि मैं यहां पर बात, चूंकि मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स में हमेशा किस चीज की बात होगी? नंबर्स की बात होगी. मैक्सिमम टाइम चांसेस है, मैक्सिमम क्या 99.8% चांसेस है कि हम हमेशा किन के बारे में बात करें? नंबर्स के बारे में बात करें. बट नंबर्स की क्या होता है, जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, बिकॉज आई एम कंसिडरिंग यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस मैथमेटिक्स, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग इट फ्रॉम द स्क्रैच. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैथ्स में हमेशा किसके बारे में बात होगी? अब अगर सेट्स में होगा, सेट्स में भी मैक्सिमम टाइम किसके बारे में बात होगी? अलग अलग नंबर्स के बारे में बात होगी. तो अलग अलग नंबर्स में समझने के लिए यू शुड बी फर्स्ट एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, कि नंबर्स में क्या क्या कैटेगराइजेशन है और क्या किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका है. क्योंकि मैंने क्या कहा, मैथमेटिक्स जो है उसको ज्यादा लंबी चीजें पसंद नहीं है. ही वांट्स एवरीथिंग टू बी शॉर्ट एंड क्रिस्प. Instead of saying the numbers are natural numbers, he'll say no, it is n. तो जब तक आपको यह नहीं पता हुआ कि n क्या है, you will not be able to proceed. वो आपको यह नहीं कहेगा कि नंबर जो है they are integers, he'll say it is z. बात समझ आ गई? जरा अभी देखो, अभी हमने कुछ खास किया नहीं है. Can I say the numbers which I am taking belong, for example, let me suppose x वो नंबर है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, और x में बहुत सारे नंबर्स हैं. मतलब मान लीजिए बहुत सारे नंबर्स है. इफ आई से x e n, मेरे हिसाब से फिलहाल e ही लगेगा. व्हाट डज दिस मीन?
इट मीन्स x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। अब जिसको ये n का मतलब नहीं पता हो उसको तो कुछ समझ नहीं आएगा, उसको तो ऐसा होना चाहिए फिर x, चलो इतना समझ आएगा, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट आपके एग्जाम में ये वर्ड दिया जाए। इट कैन ऑल्सो बी गिवन एज x बिलोंग्स टू n। समझ आएगा? इट मीन्स ये जो x वाला है इट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, दैट मीन्स इसका वैल्यू कौन है? नेचुरल नंबर। कौन सा नेचुरल नंबर हमें नहीं अभी पता, बट नेचुरल नंबर है। समझ आ गया? इफ आई से x बिलोंग्स टू z, इट मींस ये जो x वाला जो नंबर जो भी आएगा इसका वैल्यू किस में से है? इंटीजर्स में से। अब वो आपको तब समझ आएगा जब आपको पहले पता होगा कि इंटीजर्स कहते किसे हैं। समझ आ गया कि नहीं? सो लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स, बिकॉज इफ ए क्वेश्चन फ्रॉम गुड लेवल ऑफ क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस सेट्स, तो मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन होना चाहिए टेकिंग दिस थिंग इनटू कंसिडरेशन। आपको पूछा जाएगा कि x बिलोंग्स टू z, x लेस और इक्वल टू 5 लेस देन इक्वल टू 3। अब देखो दिखने में काफी मुश्किल लग रहा है क्योंकि अभी चीजें पता नहीं है, बट द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि ये चीजें जो है वो क्या है, ऑल्दो बहुत सिंपल चीजें लिखी हुई है मैंने। ठीक है, अब यही देख लीजिए, यही मैं आपसे समझा रहा था कि हमें जो अंडरस्टैंड करना है दैट इज लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। द मोमेंट विल अंडरस्टैंड लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, मुझे इसके पीछे की जो असली पिक्चर है वो मुझे क्लियर हो जाएगी। समझ आ गया? चलिए, जब भी मैं नंबर्स की बात करता हूं, यहां पर देख लीजिएगा एक बार, जब भी मैं नंबर्स की बात करता हूं, नंबर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, अगर ज्यादा मैं थोड़ा सा ऊपर कहूं, आई से कॉम्प्लेक्स नंबर्स को उधर जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो हमारे काम की चीज नहीं है। जो हमें यहां पर जरूरत है फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। नंबर जो है वो दो टाइप्स के हो सकते हैं। वन इज कॉल्ड एज रियल नंबर, one is called as real numbers and the second one is called as imaginary numbers. One are real numbers and the second one are imaginary. So that means number या तो real हो सकता है या तो imaginary हो सकता है। Now what do you mean by imaginary numbers? सपने में देखे हुए numbers, हाँ? What are imaginary numbers? Imaginary numbers वो numbers होते हैं जिनको हम mathematically compute नहीं कर पाते। जब हमें मैथमेटिक्स में कहीं जगह डिफिकल्ट, फिलहाल के लिए लेमैन टर्म्स में, जब मुझे लगता है कि ये मुझसे सॉल्व नहीं हो पाएगा, फॉर एग्जांपल अंडर द रूट ऑफ -1 मुझसे सॉल्व नहीं होता। सी वी से अंडर रूट ऑफ 4 इट इज इक्वल टू 2, है ना, 4 का रूट इज, बट व्हाट इज अंडर द रूट ऑफ -4? इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया बिकॉज रूट में जब भी माइनस आएगा वो सॉल्व नहीं हो पाएगा। बिकॉज होता क्या है, अगर मैं कहूं रूट ऑफ 4 2 है, इट मींस 2 को अगर मैं 2 बार मल्टीप्लाई करूं तो अंदर वाली चीज आनी चाहिए, है ना। फॉर एग्जांपल इफ आई से रूट ऑफ 9 इज 3, इट एक्चुअली मींस 3 क्रॉस 3 शुड बी इक्वल टू दिस। बट कैन यू टेल मी व्हाट इज रूट ऑफ -4? इफ आई टेक इट एज 2, 2 इंटू 2 इज नहीं है, -4 है। इफ आई टेक इट एज -2, -2 इंटू -2 इज 4, इट्स -4। तो बाहर ये रूट से नहीं आ रहा है, तो ऐसे वाले नंबर्स को हम क्या कहते हैं? इमेजिनरी नंबर्स। और इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस स्मॉल आई, दैट्स कॉल्ड एज आयोटा। दैट्स कॉल्ड एज व्हाट? आयोटा इज नथिंग बट -1। काम की चीज नहीं है फिलहाल के लिए, जब जरूरत पड़ेगी तब हम इसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल इमेजिनरी नंबर समझ आ गया। अब जो नंबर्स इमेजिनरी नहीं है, जो नंबर्स इमेजिनरी, दे विल बी कॉल्ड एज रियल नंबर। जिनका वैल्यू मैथमेटिक्स में है उनको हम रियल नंबर्स कहते हैं। समझ आ गया? अब रियल नंबर्स के भी दो टाइप्स है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज कॉल्ड एज रैशनल नंबर्स एंड अदर इज कॉल्ड एज इरैशनल नंबर्स। अदर इज कॉल्ड एज व्हाट? सो कैन आई से रैशनल नंबर्स इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर्स? यस, रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स टुगेदर ग्रुप अप टू फॉर्म रियल नंबर्स। समझ आ रहा है कि नहीं? अब रैशनल नंबर्स में अलग अलग तरीके हैं। फॉर एग्जांपल इंटीजर्स हो सकता है, ठीक है, आपके पास नेचुरल नंबर्स हो सकता है, आपके पास होल नंबर्स हो सकता है, आपके पास इवन नंबर्स हो सकते हैं, आपके पास ऑड नंबर्स हो सकते हैं, आपके पास प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, आपके पास कॉम्पोजिट नंबर्स हो सकते हैं। तो काफी अलग अलग तरीके हैं रैशनल नंबर्स में होने के। अब आप कहेंगे सर इसका तो काम हमें नहीं है, इसी का काम है। बिकॉज जब सवाल पूछा जाता है दे से दैट, जिसमें जितना हम आगे बढ़ते जाएंगे हम बात करेंगे सेट, सबसेट की बात करेंगे, सुपर सेट की बात करेंगे। ठीक है, सबसेट मतलब अगर ये बड़ा है इसके अंदर ये होना चाहिए, दैट्स कॉल्ड एज सबसेट।
फॉर एग्जाम्पल ये बड़ी चीज है, इसके अंदर जो चीजें हैं एक ग्रुप जो है दैट विल बी कॉल्ड एज सबसेट। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा जाएगा टेल मी इंटीजर्स बिलोंग टू रैशनल नंबर। अच्छा अब देखो, अब मुझे बताओ डज इंटीजर बिलोंग टू रैशनल नंबर्स? सोच के बताओ, अब आपको समझ आ गया। सो सी इफ आई टेल यू रैशनल नंबर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू, कैपिटल क्यू, ठीक है, इंटीजर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय z. Now can I say q belongs to z or z belongs to q? आप खुद ही बताओ। देखो अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं बट चीजें क्लियर हो रही है। रैशनल नंबर्स बिलोंग्स टू इंटीजर्स, कि इंटीजर जो है वो बिलोंग करेगा रैशनल नंबर्स को, छोटा वाला बड़े को बिलोंग करेगा या बड़ा ही छोटे को बिलोंग करेगा? सिंपल लैंग्वेज है, बड़े ही छोटे को बिलोंग नहीं, छोटा बड़े के सबको बिलोंग करेगा। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से अभी मैंने कहा था आदिल बिलोंग्स टू क्लास, कि मैं कहूं क्लास बिलोंग्स टू आदिल, छोटी चीज जो है वो बड़ी चीज की ओर जाएगी, इट विल बिलोंग टू दैट। अब देखो ये क्या है आपके पास रैशनल नंबर्स, विल इट बिलोंग टू इंटीजर्स? क्योंकि कैटेगरी यही है ना, अभी हमें अंदर का नहीं पता, अभी हम बाहर से देख रहे हैं। आई से z बिलोंग्स टू q, छोटा जो है ना इसका पार्ट है, सो दिस पार्ट विल बिलोंग टू दिस, दिस विल बिलोंग टू दिस, दिस विल बिलोंग टू दिस, दिस विल बिलोंग टू दिस। समझ आ गया? बट फिलहाल के लिए लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर दीज थिंग्स। अब देख लीजिए आपके पास काउंटिंग नंबर्स होते हैं, बस इसको यहां पर समझिएगा बिकॉज इसी से चीजें आगे बढ़ेंगी। आपके पास काउंटिंग नंबर्स होते हैं, काउंटिंग नंबर्स मींस व्हाट आर काउंटिंग नंबर्स, जिनको हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, 1 2 3 4 5 6, दे आर कॉल्ड एज काउंटिंग नंबर्स, ठीक है। और काउंटिंग नंबर्स दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन अप टू इंफिनिटी। इन सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। इन सारे नंबर्स को क्या कहेंगे? सो व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच स्टार्ट फ्रॉम 1, मतलब 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, इन सबको क्या कहेंगे? नेचुरल नंबर्स। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? कैपिटल एन से। समझ आ गया? चलिए जी नेक्स्ट, इफ आई राइट 0 1 2 3 4 5 6, अब अगर मैं 0 भी इंक्लूड करूंगा और मैं कहूंगा 0 1 2 3 4 5 6, so these will be called as whole numbers. These are called as what? Whole numbers. And this is represented by capital W. समझ आ गया? अब यहां पर आप मुझे बता सकते हो कि is natural number a part of whole numbers or whole number is a part of natural number? ध्यान से सुनो, is natural number a part of whole number? बड़ा कौन सा है, होल नंबर के नेचुरल नंबर? बिकॉज इसमें 0 भी है और नेचुरल नंबर्स भी है। देखो नेचुरल नंबर्स इज 1 2 3 4 एंड सो ऑन, होल नंबर्स इज 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। सो दैट मींस एक्स्ट्रा 0 किसमें है? तो क्या मैं कह सकता हूं होल नंबर्स बड़ा है एज कंपेयर टू नेचुरल नंबर्स? व्हाई? बिकॉज दिस हैज एक्स्ट्रा 0 इन इट, और बाकी जो नेचुरल नंबर्स में वो भी है। समझ आ गया? सो दिस इज नेचुरल नंबर्स एंड दिस इज होल नंबर्स। कैन यू टेल मी व्हाट आर इवन नंबर्स? 2 4 6 8 10 12, यही आपके पास इवन नंबर्स है। सो इवन नंबर्स वो नंबर्स आपके पास होते हैं जिनको अगर हम 2 से डिवाइड करें तो आपका रिमाइंडर जो है वो क्या निकलेगा? 0। अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे 2 से तो आपका रिमाइंडर क्या निकलेगा? 0। और यू कैन से अ नंबर दैट एंड्स विद 0 2 4 6 और 8। अगर कोई नंबर एक्सेप्ट 0, अगर कोई नंबर आपका 2 4 6 8 या 0 पे खत्म होगा उसको हम इवन नंबर कहेंगे। बट टेक्निकली इफ आई एम सेइंग अगर आप कोई भी नंबर लो उसको आप 2 से डिवाइड करो और जो आपका रिमाइंडर है दैट विल बी इक्वल टू 0, या परफेक्ट डिवीजन हो। समझ आ गया? डेसिमल आपका नहीं आना चाहिए, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे? इवन नंबर्स। बट इवन नंबर्स को मैथमेटिक्स की इस लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करने का मेरे पास कोई भी ऐसा लेटर नहीं। नाउ दिस विल मेक द स्कोप फॉर योर क्वेश्चन। आप कह रहे हो नेचुरल नंबर्स इज W, सॉरी नेचुरल नंबर्स इज N, होल नंबर्स इज, इवन नंबर्स को हम E से रिप्रेजेंट नहीं करते। देयर इज नो एज सच जो हमारे पास NW, हाँ लिखने को तो लिख सकते E इज एन इवन नंबर, बट है नहीं हमारे पास टेक्निकली इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी ऐसा लेटर, ठीक है। सिमिलरली ऑड नंबर्स, हमारे पास ऑड नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का भी कोई तरीका नहीं है, और यही चीज आपको स्कोप देगा मुश्किल क्वेश्चंस बनने के लिए। व्हाट आर ऑड नंबर्स? ऑड नंबर्स ऐसे नंबर्स है जो इवन नहीं होते, ऐसे भी कह सकता हूं, ठीक है। 1 3 5 7 9 11, ठीक है। आपके पास वो नंबर्स ऑड नंबर्स कहलाए जाएंगे जिनके पास क्या होंगे?
जो आपके 2 से परफेक्टली डिवाइड नहीं होंगे, या जो 2 से डिवाइड होंगे वो इवन नंबर्स है, बाकी जो बचे वो सबके सब ऑड नंबर्स है। समझ आ गया? यहां तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके। नाउ व्हाट आर इंटीजर्स देन? इंटीजर्स किसे कहते हैं? दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Z। सी इंटीजर्स क्या होते हैं? अगर आपने नंबर लाइन देखा होगा कभी, ऐसे आपके पास नंबर लाइन होती है, यहां पर 0 होगा, फिर 1 2 3, और यहां से क्या होता है -1 -2 -3। समझ रहे कि नहीं? 0, all the positive numbers, all the negative numbers, they are called as integers. So integers mean 0, positive numbers and negative numbers. इन सब को क्या कहेंगे? इंटीजर्स कहेंगे। इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, आपके पास तरीका है, यू कैन रिप्रेजेंट इट बाय कैपिटल Z। इवन और ऑड के लिए था, और यही आप देखोगे आपके एग्जाम में, अगर मैं आपका एग्जामिनर होता, आई वुड हैव फोकस्ड ओवर हियर इन केस ऑफ सेट्स, बिकॉज सेट्स में मैंने आपको क्या कहा था, लैंग्वेज है, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। इफ आई राइट Z इट मीन्स इंटीजर्स, बट हाउ टू राइट इवन नंबर्स? इवन नंबर्स कैसे लिखोगे? ऑड नंबर्स कैसे? यू कैन नॉट राइट E फॉर इवन एंड O फॉर ऑड, बिकॉज ये तो कोई जनरल रिप्रेजेंटेशन है नहीं, तो किस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे? यू विल सी दैट। नाउ इंटीजर्स मीन्स व्हाट? 0, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स, दे आर ऑल कॉल्ड एज इंटीजर्स। समझ आ गया? नाउ कैन आई से नेचुरल नंबर is a part of integers? है ना? इंटीजर में तो 0 भी है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। दैट मीन्स सारे के सारे नेचुरल नंबर्स किस में आएंगे? सारे के सारे होल नंबर्स किस में आएंगे? इंटीजर्स में। सारे के सारे इवन नंबर्स इंटीजर्स में। सारे के सारे ऑड नंबर्स इंटीजर्स में। सो कैन आई से दीज ऑल 4 बिलोंग टू दिस इंटीजर्स? यस और नो? नेचुरल नंबर्स बिलोंग टू इंटीजर्स, और कैन आई से नेचुरल नंबर इज एक्चुअली अ पार्ट ऑफ इंटीजर्स? Can I say integer is a part of natural number? No, integer बहुत बड़ा है। समझ आ गया? छोटा इसका पार्ट हो सकता है, बड़ा छोटे का पार्ट नहीं हो सकता। You're getting the point? So natural number, whole number, even number, odd number, they are all parts of integers. But जो ही हम आगे बढ़ेंगे, हम कहेंगे natural numbers is a subset of integers, और integers is a superset of natural numbers. तो हम आगे देखेंगे किस तरीके से इसको समझेंगे, बट फिलहाल के लिए, बिकॉज जब भी सेट्स में से क्वेश्चन आता है यूजुअली दे टारगेट दीज थिंग्स, बिकॉज नंबर्स की ही बात होगी, तो नंबर्स पहले समझ आना चाहिए कि कौन सा नंबर क्या है। अगर मैं आपको कहता फॉर एग्जांपल x इज एन इंटीजर, तो पहले समझ आना चाहिए इंटीजर है क्या। गेटिंग द पॉइंट? सो दैट मीन्स नेचुरल नंबर क्लियर, होल, इवन, ऑड एंड इंटीजर्स क्लियर। ओके, कैन यू से व्हाट आर रैशनल नंबर्स रिप्रेजेंटेड बाय Q? चलिए, व्हाट आर रैशनल नंबर्स? हमने देखा बचपन से, रैशनल नंबर्स मींस विच आर इन द फॉर्म ऑफ P बाय Q। जो इस P बाय Q फॉर्म में आपको मिलेंगे उसको क्या कहेंगे? मगर एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कि P और Q जो है दे शुड बिलोंग टू इंटीजर्स। देखो अब आपको समझ आ गया कि ये P और Q क्या होना चाहिए? इट शुड बी समवन अमंग द इंटीजर्स, एंड दिस Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। या आपका Q जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ आ गया? P एंड Q, अब देखो आपको समझ आ, P एंड Q बिलोंग टू, दैट मीन्स P का वैल्यू और Q का वैल्यू, इट कैन बी एनी वैल्यू अमंग द इंटीजर्स। तो क्या मैं आपको कह सकता हूं कि अगर मैं आपको कहूं यह आपका रैशनल नंबर है, इसमें जो P है कैन इट बी -3? यस। व्हाई -3? बिकॉज P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स। इंटीजर्स में नेगेटिव भी आएगा, 0 भी आएगा और पॉजिटिव भी आएगा। समझ आ गया? यहां तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब यहां पर देख लीजिए इस P बाय Q फॉर्म की क्या बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, if I write 2 by 5, is it a rational number? Yes. Answer is how much? 0.40. आपने इसको सॉल्व किया, आंसर कितना आ गया आपके पास? 0.40. If I write 3 by 4, again a rational number, P by Q form, Q not equal to 0, है ना? P by Q form, Q not equal to 0. Answer is how much? 0.75. ठीक? If I write 1 by 3, is it a rational number? You'll say yes. P by Q form, P and Q belongs to integers, either positive, negative, or but Q should not be equivalent to 0. Answer is 0.3333. अगर आप देखोगे इसको जब आप कैलकुलेटर पे करते हो, you write 1 by 3 do is equivalent to, तो आपका जाएगा 0.33333. अगर आप 8 डिजिट वाला कैलकुलेटर करोगे तो ये 7 मिलेंगे आपको। अगर आप 12 डिजिट वाला करें तब भी कंटिन्यू चलता रहेगा 0.333। आप 40 डिजिट वाला कैलकुलेटर लाओ तब भी आ जाएगा 0.3333, कंटिन्यू चलता जाएगा।
सो डू यू सी ए डिफरेंस बिटवीन दीज टू? यस, ये वाला जो है ये खत्म हो रहा है। आप इसको डिवीजन करो, P बाई क्यू था, आपने डिवाइड किया, आंसर निकला 0.40, खत्म। 3/4 आपने डिवाइड किया, आंसर निकला 0.75, खत्म। 1/3 आंसर इज 0.333333। अगर आप 10,000 साल भी मैं भी 33 बोलोगे वो भी ठीक है। समझ आ गया कि नहीं? सो कैन आई से दिस इज कॉल्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। खत्म हो गया ना, टर्मिनेट है कि नहीं? दिस इज व्हाट? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और कैन आई से इट वाज अ टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। जब आपने फ्रैक्शन को डिवाइड किया तो क्या निकला? टर्मिनेट, मतलब खत्म हो गया। ये खत्म हो? नो, दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। दिस इज व्हाट? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। इज दिस रैशनल नंबर 2/5? यस। इज दिस 1/3 रैशनल नंबर? यस, अगेन रैशनल नंबर्स। P बाई क्यू फॉर्म में लिखो, आपके पास रैशनल नंबर्स है। सो कैन आई से जब मैं दो चीजों को आपस में डिवाइड करता हूं, तो तीन केसेस निकल के आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2/5 को जब मैंने डिवाइड किया, आंसर निकला 0.40। आपने कहा कोई बात नहीं, ये है टर्मिनेटिंग, खत्म हो गया। ओके। या तो आपको मिल सकता है 0.33333। आपने क्या कहा? दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। या इट इज 0.12121212, ऐसे चलता जाएगा। या आप कहोगे 0.16161616, इस तरीके से, या 0.1241241224, ये ऐसे मिलेगा आपको। आपके पास जितने भी कोई भी नंबर को आप डिवाइड करो, इन तीनों में से कोई ना कोई चीजें मिलेंगी। या तो वो खत्म होगा, वरना वो कंटिन्यू चलता जाएगा 0.3333, 0.12121212। बट अगर आप इन चारों केसेस में देखोगे, देयर इज अ पैटर्न, रिपीटेशन। यहां पर 3 रिपीट हो रहा था, यहां पर 1 2 रिपीट हो रहा था, यहां पर 1 6 रिपीट हो रहा था, यहां पर 1 2 4 रिपीट हो रहा था। समझ आ गया कि नहीं? क्लियर? बट कभी कभी क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल यू राइट √2। अगर आप इसको कैलकुलेटर पर करेंगे, इट विल बी 1.414631928108 चलता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। एक तो ये इसके जैसा है कि खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन कोई पैटर्न नहीं दिख रहा। आपको कोई पैटर्न दिखा? 2124 पैटर्न है, 41463192 पैटर्न ही नहीं। आपने सुना होगा पाई, ठीक है? पाई का जब आप वैल्यू निकालेंगे, इट बी 3.1461321698। आप जितना बढ़ते जाओगे उतने, और कहीं जगह आपको पैटर्न नहीं मिलेगा। समझ आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? सो कैन आई से दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग? ये भी है ना नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स जो खत्म नहीं होगा, बट दिस इज नॉन रिपीटिंग एज वेल, और नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म तो नहीं हो रहा है, बट रिकरिंग और रिपीटिंग, बार बार रिपीट होता जा रहा है। समझ आ गया? यहां तक क्लियर हो गया? सो दैट मीन्स जब भी आप चीजों को, जब आप डेसिमल देखोगे तो डेसिमल आपको तीन तरीके से मिलेगा। या तो टर्मिनेटिंग, खत्म उधर ही, जब टर्मिनेट हो गया तो खत्म हो गया। यहां पर खत्म नहीं हो रहा है, बट पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहां पर क्या, एक तो कंटिन्यू जा रहा है लेकिन पैटर्न भी फॉलो नहीं करना है। दीज टू टाइप्स आर कॉल्ड एज रैशनल नंबर्स, जो आपने अभी देखा। दीज टू टाइप्स आर कॉल्ड एज व्हाट? रैशनल नंबर्स, एंड दिस इज कॉल्ड एज इरैशनल नंबर। इसी को हम इरैशनल नंबर कहते हैं। समझ आ गया? तो इरैशनल कभी आप डिवीजन में एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। 1/8 ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो डिवीजन में होगा और इरैशनल होगा। इरैशनल नंबर्स आपको ऐसे ही मिलेंगे। पाई, आप कहते हो ना पाई इज इक्वल टू 22/7, दिस इज रॉन्ग। पाई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 22/7। समझ आ गया? पाई 22/7 के बराबर, अगर ये 22/7 के बराबर रखेंगे एग्जैक्ट, it will become non-terminating repeating, and the moment it will become repeating, so it will not be called as an irrational number. समझ आ गया? So what is a rational number? जो आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा। समझ आ गया? और इन दोनों को मिला के, रैशनल और इरैशनल को मिला के क्या बनता है हमारा? रियल नंबर्स। सो कैन आई से रियल नंबर, जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, हमने कहा था रियल नंबर जो है वो या तो रैशनल हो सकता है या इरैशनल हो सकता है। समझ आ गया कि नहीं? हमारे एग्जाम में इधर की बात नहीं होगी, इधर की भी ज्यादा बात नहीं होगी, हमारे में इस चीज की बात होगी। विल टॉक अबाउट दिस वन।
समझ आ गया? सो दैट मीन्स इफ आई ट्राई टू कंक्लूड दिस, ये जो मैंने अभी पढ़ा है, मैंने कहा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जल्दी से बताइए। व्हाट आर नेचुरल नंबर्स? रिप्रेजेंटेड बाय n, ऐसे नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चले जाते हैं। व्हाट आर होल नंबर्स? होल नंबर जो आपके 0 से चले जाएंगे और कंटिन्यू चलते होते जाएंगे, ठीक है। व्हाट आर दिस ऑड नंबर्स? ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से परफेक्टली डिवाइड नहीं होते हैं, 1, 3, 5, 7, 9। समझ आ गया? एंड व्हाट आर इवन नंबर्स? इवन नंबर्स है जो 2 से परफेक्टली डिवाइड हो जाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन। उसके बाद आ गया हमारा रैशनल नंबर्स। आपने कहा रैशनल नंबर्स वो नंबर्स है which can be represented in the form of p by q, but there is a condition, p and q should belong to integers and q should not be equivalent to 0। दूसरा हमारे पास क्या था? irrational numbers। what are irrational numbers? irrational numbers ऐसे numbers होते हैं जो हमारे पास क्या होंगे? non repeating and non recurring, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इन चीज को हम क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर्स। समझ आ गया? और इन दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे? विल कॉल देम एज रियल नंबर्स। समझ आ गया कि नहीं? यहां तक क्लियर? बट ये तो कैटेगराइजेशन नंबर्स की थी। इसमें अगर आप देखेंगे नेचुरल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करने का तरीका, होल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करने का तरीका, आपके पास रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इन सब को रिप्रेजेंट करने का अपना अपना तरीका है। बट तरीका किसका नहीं है? ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका नहीं है। यहां तक समझ आ गया? हमने क्या कहा था? हमने कहा था सेट्स जो है, इट इज व्हाट? इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। Now, if I ask you some questions, can you tell me whether this belongs to sets or not? Very simple question. Number first, can you tell me first 12 even numbers? Is it a set or not? Set? Okay. Can you tell me 10 odd numbers? Is it a set? No. मैंने कहा 10 odd numbers. कौन से odd numbers? I should have written first 10 odd numbers। तो आपको समझ आता है, अच्छा जी 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे चल रहा है, बट मैंने क्या लिखा? 10 odd numbers। वो कोई भी हो सकता है। कोई फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू टेल मी एन ऑड नंबर, आप बोलोगे 3, कोई बोलेगा 1, कोई बोलेगा 7। तो जिसके अलग अलग आंसर्स आते हैं, दे विल नॉट कैटेगराइज टू बी कॉल्ड एज सेट्स। समझ आ गया? ओके, टेल मी टॉप 5 फुटबॉल प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, सेट और नॉट? नो, नॉट बी कॉल्ड एज अ सेट। समझ आ गया? ओके, कैप्टन्स ऑफ वर्ल्ड कप 2025 मेन क्रिकेट 2026, सेट और नॉट? यस, इट्स अ सेट। इसका तो है, डेफिनेट है, किसी से भी पूछो आंसर सेम ही रहेगा। सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ सेट। यहां तक समझ आ गया? सो दिस वाज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि भाई सेट्स है क्या, ठीक है। वी हैव नॉट स्टार्टेड द चैप्टर एज ऑफ नाउ, बिकॉज चैप्टर जब हम स्टार्ट करेंगे दिस विल टेक अराउंड 2 to 3 days टू कंप्लीट दिस सेट्स। इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता हर किसी चीज को हम देखेंगे, बट व्हाई आई वाज गोइंग स्लो बिकॉज आई नीडेड फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। क्योंकि कल को जाके अगर मैं लिखूं x बिलोंग्स टू z, तब आप मुझे ये नहीं कहने चाहिए कि सर z क्या होता है, ठीक है। आपको समझ आना है कि z क्या होता है। बस वन लास्ट थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस विद यू, दैट इज, या चलो वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। दैट विल डिस्कस टुमारो, रेस्ट विल डिस्कस टुमारो इंशाल्लाह।